हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारी 12th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका समष्टि अर्थशास्त्र की बुक, और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 आपका प्रारंभ करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आय और रोजगार के निर्धारक कि कौन कौन से ऐसे आपके फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे आपके कारक हैं जो आपका आय को और आपके रोजगार को आपका निर्धारित करते हैं। उन सभी कारकों के विषय में, उन सभी फैक्टर के विषय में हम लोग आपका सुचारू रूप से व्याख्याकित रूप से हम उसको आपका देखेंगे कि क्या चीजें हैं, किस प्रकार से हैं। इन सारी चीजों का हम लोग आपका बहुत विस्तृत से आपका चर्चा करेंगे और इन सब चीजों को हम लोग आपका जानेंगे। जैसे मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे अपनी क्लास में बहुत अच्छे से आपका बैठ चुके हैं, पूरी क्लास को बहुत अच्छे से अपनी ध्यान दे रहे हैं बच्चों। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने पूरी तरह से वो अपने कोर्स को रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा आपकी निकट है और उस परीक्षा के लिहाज से आप अगर कुछ एडिशनल आपकी डिमांड है, आप किसी प्रकार को, आप किसी बुक को, किसी आप चैप्टर को आप हमसे स्पेशल आपका पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों आप हमें लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न या कोई आपका विषय को टॉपिक हमको भेज सकते हैं। या कुछ भी आपको कुछ नया चाहिए, किस तरह का आपको फॉर्मेट लिखना प्रश्न में, आपके जब एग्जाम होंगे आप किस तरह से क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तो ये सारे फॉर्मेट मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं अगर आपका कोई भी डिमांड है तो। क्लियर है बच्चों? आप अपनी क्वेरी को हम तक भेज सकते हैं। आपको जैसे पता है कि आप लोग अपने सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को हम तक भेज सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी जानकारी आप तक प्राप्त हो गई होगी बच्चों। अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अब देखिए, चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से आपका समझेंगे और इसको देखेंगे, तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, चैप्टर जो है वो आपके समक्ष है और इस चैप्टर को आपको समझने की आवश्यकता है और आप इसको ध्यान दीजिए। चैप्टर नंबर 4 हमारे सामने है आय और रोजगार के निर्धारक, कि हम किस तरह से उनका निर्धारण करेंगे। आय के लिए, आपका रोजगार के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसके आधार पर हम ये सारी चीजें आपका इनको देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग आपका बहुत अच्छे से इनको पढ़ें और इनको आपका समझें। अभी तक हमने राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, ब्याज की दर इत्यादि के मूल्य को नियंत्रित करने वाली शक्तियों का अन्वेषण यानी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन की। किनकर? कि जो राष्ट्रीय आय पर जो आपकी कीमत है, जो ब्याज की दरें हैं, इन सारे ऐसे जो आपके मूल्य हैं, उन मूल्य को हमने आपका नियंत्रित करने वाली कौन कौन से शक्तियां हैं, उनकी हमने छानबीन खोज की है बच्चों। क्लियर है? अब देखिए, एक तरह रूप से इसके संबंध में चर्चा की है। समष्टि अर्थशास्त्र का मौलिक उद्देश्य इन परिवर्तन के मूल्यों को निर्धारित करने का, प्रक्रमों का वर्णन करने में सक्षम सैद्धांतिक उपकरण अर्थात मॉडल का विकास करना है। विशेष तौर पर मॉडल के माध्यम से कुछ प्रश्नों के सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयत्न किया है, जैसे अर्थव्यवस्था में धीमी समृद्धि की अवधि अथवा मंदी अथवा कीमत पर स्तर पर वृद्धि या बेरोजगारी के संबंध में आदि का व्यय का कारण है। एक ही समय पर सभी परिवर्तन के संबंध में बताना कठिन है कि सारी चीजें क्या हैं, उनके विषय में आपको बताना, इनको समझाना, ये अपने आप में थोड़ा सा आपका कठिन है। अतः जब हम किसी परिवर्त विशेष का निर्धारण पर केंद्रित करते हैं तो हमें अन्य सभी परिवर्तों के मूल्य को स्थिर रखना चाहिए। प्राय किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास का निरूपण निरूपित है जिससे सेटोरिस पारिस्कव को की मान्यता कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बात समान रहे, आप निम्नलिखित प्रकार से इसी प्रक्रिया पर विचार करते हैं। दो समीकरणों को परिवर्तों x और y का मूल्यांकन निकालने के लिए हम प्रथम समीकरण में x तथा y को मूल्य के पदों में लिखते हैं और इस मूल्य को एक दूसरे के समीकरण के में प्रतिस्थापित कर पूर्ण हल प्राप्त करते हैं। इस विधि का प्रयोग
समष्टि अर्थशास्त्र में भी करते हैं। अब देखिए, समष्टि हो या व्यष्टि, उन दोनों अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग करते हैं। इस अध्याय में हम अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं का निर्धारित कीमतें, बाजार, इन सब को हम लोग आपका बहुत अच्छी तरह से इसको देखते हैं और हम इसको आपका समझते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें हैं और या किस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं। हम इन पर आपका ध्यान देने की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारी समष्टि अर्थशास्त्र की जो बुक है, इसके हम लोग इसको देख रहे हैं। अब देखिए, और ये कह रहे हैं कि बिना राष्ट्रीय आय के निर्धारक की अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में इस्तेमाल सैद्धांतिक मॉडल जॉन मेडन केन्स द्वारा इस सिद्धांत पर आपका लागू होता है। तो इन सारी चीजों को भी समझेंगे, इस मॉडल्स को भी पढ़ेंगे, इन विधियों को भी समझेंगे। आइए इसको हम विस्तृत कर एक एक अच्छी तरह से हम लोग आपका चर्चा करें इसकी, और हम इसको बहुत अच्छे से आपका समझें और इसका बहुत अच्छे से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं जो इनको हम लोग आपका, अब देखिए, कुछ हम आपके स्मरणीय जो आपके बिंदु हैं और जो स्मरणीय पॉइंट हैं, हम उनको देखेंगे और उनको आपका जानेंगे, और इनको जानने का हम लोग आपका प्रयास करेंगे कि क्या चीजें हैं और किस तरह से इनको हम लोग समझ सकते हैं, और इनको हम लोग आपका एक एक करके आपका इसको देखेंगे और इस पर बात करें। देखिए, सबसे पहले देखिए, एक अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों द्वारा एक दिए हुए आय स्तर एक निश्चित समय अवधि के समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के नियोजित क्रम के कुल मूल्य को समग्र मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? समग्र मांग कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। इनका कुल मूल्यों का आपका जो है समग्र मांग आपकी कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहते हैं। इसे
कुल व्यय के रूप में मापा जाता है। क्या होता है? कुल व्यय के रूप में इसको मापा जाता है, यानी कि इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? कुल व्यय के रूप में, यानी कि ध्यान देना है आपको सभी बच्चों को। एक अर्थव्यवस्था के सामयिक क्षेत्र के दिए गए बिंदु आय स्तर के एक निश्चित अवधि के अंतिम वस्तु और सेवा को निर्धारित क्रय मूल्यों को समग्र मांग कहते हैं, और इसको एक कुल मूल्य अवधि पर आपका सेवा पर इसको मापा जाता है, यानी कि इस तरह से हम इसको मापते हैं। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और ध्यान देकर इन सारी चीजों को समझना है। और एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थोड़ा उसको ध्यान देंगे। आपका ध्यान दीजिए, आय व्यय रोजगार की परंपरावादी सिद्धांत। क्या करना है? इस परंपरावादी आपका सिद्धांत को हम लोगों को आपका देखना है और इसको समझना है। इसी में सबसे पहले ध्यान देना है अर्थव्यवस्था सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है। ठीक है, क्या रहती है? वो पूर्ण आपकी रोजगार की स्थिति में आपका रहती है। सबसे पहले आप इस चीज को समझना, क्या है? यहां से बाजार नियम का आधारित है। ये क्या है? आपका बाजार नियम आधारित है। उपयुक्त मत फ्रांसीसी अर्थशास्त्र जेबी से द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। क्या करते हैं इसको? इस तरह से आपका जो प्रतिपादित है वो हम लोग इसको आपका करते हैं और इसको हम लोग आपका देखते हैं कि इस तरह से इनको प्रतिपादित जो है आपका किया जाता है। बाजार का यह नियम है क्या कह रहे हैं? बाजार का यह नियम है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है।
जो मांग है वो स्वयं क्या है, उत्पन्न करती है। अर्थात उत्पादन की प्रत्येक क्रिया से आय सृजित होती है। क्या होती है? जो आय है वो आपका सृजित होती है और आय से मांग उत्पन्न होती है। और क्या है? जो आय है, जो उससे जो मांग है वो आपकी उत्पन्न होती है, जिससे समस्त उत्पादन बिक जाते हैं। क्या होते हैं? जो समस्त उत्पादन है वो आपके बिक जाते हैं। लोशील कीमत लोचशील ब्याज दर, क्या कह रहे हैं? जो ब्याज दर या कहेंगे लोचशील मजदूरी के कारण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की अवस्था स्थापित होती है। क्या होती है? इस तरह से जो आपका रोजगार की स्थिति है वो भी आपकी क्या होती है बच्चों? जो मांग है या आप कह सकते हैं जो उसकी डिमांड है वो भी क्या होती है? आपकी स्थापित होती है। तो इस तरह से हम लोगों को आय व रोजगार के जो आपके परंपरावादी सिद्धांत है उस सिद्धांत में आपका रोजगार की स्थिति का अवलोकन करने या उसको पढ़ने में आपको मदद मिलती है। आप उन सब चीजों को समझ सकते हैं या उनको जान सकते हैं कि ये चीजें किस प्रकार से हैं और क्या हैं, इसको देखते हैं। इसके साथ है अगला, थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको समझिए। पूर्ति पर परम परावादी सिद्धांत व केन्स का मत। इसको हम थोड़ा सा केन्स का जो प्रिंसिपल है या जो मत है, जो उनका विचार है, थोड़ा इसको हम लोग पढ़ते हैं कि केन्स की विचारधारा क्या है, क्या बोलते हैं, थोड़ा इसके विषय में थोड़ा हम लोग आइए इसको देखते हैं कि जो समग्र पूर्ति है पर जो आपके परंपरावादी जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का हम लोग कैसे अवलोकन करते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, केन्सीय विचार धारा के
के अनुसार समग्र पूर्ति कीमतों के प्रति पूर्ण लोचदार होती है। पूर्ण लोचदार होती है। दूसरे शब्दों में सभी फर्म चालू कीमत पर वस्तुओं की कितनी मात्रा की, किसकी बच्चों, मैंने वस्तु तो लिखा ही नहीं है, ये देखिए, वस्तुओं की कितनी ही मात्रा उत्पादन करने को तैयार रहती है, जब तक पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त नहीं होती या नहीं हो जाती, फलस्वरूप केंसीय समग्र पूर्ति वक्र रोजगार की स्थिति होने से पहले पूर्ण लोचदार होता है। क्या कह रहे हैं, ये पूर्ण लोचदार होता है, जिसका कारण ये दो मान्यताएं हैं। क्या है, ये दो मान्यताएं हैं। कौन कौन सी, आइए उन आपका मान्यताओं को हम लोग आपका जानते हैं कि कौन सी मान्यताएं हैं। पहली मान्यता देखिए, मजदूरी कीमत कठोरता श्रम की स्थिर
सीमांत उत्पादित मान्यताएं। बस ये दो ऐसी कीमत हैं, दो ऐसी आपकी मान्यताएं हैं जिनसे ये सारी चीजें आपकी तय होती हैं। ये आप कह सकते हैं ठीक है बच्चों। तो इन दोनों मान्यताओं को हम लोगों को आपका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं और इस विषय पर थोड़ा सा और विचार हम लोग आप कर लेते हैं। और जो आप चाह रहे थे वो आपको मैं दिखाता हूं। समग्र मांग का अर्थ एवं घटक, उनको हम लोग इस लेक्चर में आपका देखने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। आइए इसको समझते हैं और उसको जानने का आपका प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कह रहा है एक को सीधा आपका समग्र मांग को लेते हैं कि देखिए समग्र मांग का आशय, मांग का आशय उस मुद्रा राशि से है, मुद्रा राशि से है जिसे क्रेता अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के क्रय पर किसी विशेष अवधि में खर्च करने को तैयार हो। को क्या हो आपका तैयार हो। अब जैसे थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है, इसी में देखिएगा। सबसे पहले जहां C इक्वल टू निजी उपभोक्ता या उपभोग मांग, ठीक है। I इज इक्वल टू निजी निवेश मांग, ठीक है जी। G इज इक्वल टू सरकारी व्यय, ठीक है। X माइनस M इज इक्वल टू शुद्ध निर्यात, AD इज इक्वल टू
C प्लस I प्लस G X इंटू G ब्रैकेट, इसी में है दो क्षेत्रों में क्षेत्रों वाली अर्थव्यवस्था में AD इक्वल टू C प्लस 1। क्या है? AD इक्वल टू C प्लस 1। इसको एक बार देखिएगा, बात करिएगा। ठीक है बच्चों, ये देखा आपने? चलिए, इतना देख लिया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अब शुरू करते हैं। नया पॉइंट है इसमें, ध्यान देना है आपको। नया पॉइंट क्या है? समग्र पूर्ति सप्लाई और एस हो गया ना, रेंज एंड सप्लाई। आगे देखिए, थोड़ा इसको देखते हैं। बहुत छोटा सा में इसकी परिभाषा है और बहुत छोटे में ही ये आपकी समाप्त हो जाएगी। इसको समझिए, ये क्या होती है कि समग्र पूर्ति क्या होती है? ये होती है अर्थव्यवस्था, सबसे पहले ध्यान देना है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल पूर्ति को मोटे मोटे रूप में समग्र पूर्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोटे मोटे तौर पर पूर्ण आपका टोटल जो स्वीकृति है या सम्मति है, हम उसको ये बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करनी है सेविंग फलन। यही जो आपका सेविंग फंक्शन होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि जो आपका सेविंग फंक्शन है वो क्या है। बचत फलन, सेविंग फलन। सेविंग फलन, ये देखिए, आय में से उपभोग पर खर्च करने के बाद शेष बचत
कहलाती है। क्या कहलाती है? शेष बचत कहलाती है। अब देखिए, ध्यान देना है इसे आपका सूत्र के रूप में, सूत्र के रूप में देखिए क्या कह रहा है, आय में से उपभोक्ता पर खर्च करने के बाद शेष बचत कहलाती है। यानी कि जितना आपकी आय थी, कितना आपने उपभोग पर खर्च किया, आय में से खर्च को माइनस कर दीजिए, तो जो भी आपकी चीज है आप मान सकते हैं कि सिंपल जो आपका उपभोग है वो आपको बच जाएगी। यानी कि बचत कैसे होगी, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये होगी बचत इज इक्वल टू आय माइनस उपभोग, आय माइनस उपभोग। इस तरह से हम लोग अपनी जो सेविंग है, जो बजट सेविंग है, हम उसको निकाल सकते हैं, हम उसको आपका ज्ञात कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं किस तरह से है। ठीक है, आगे देख लीजिए, छोटा सा और है इसी में। देखिए, आय व्यय बचत में फलनात्मक संबंध को बचत प्रवृत्ति या फलन बचत फलन कहते हैं। ध्यान रहेगा क्या बोलते हैं, प्रथम कहते हैं। अगर हम लोग इसको सूत्र के रूप में देखें तो कैसे होगा, ध्यान देना है। S इज इक्वल टू F इज इक्वल टू बाय ब्रैकेट में, यहां देखना है S क्या है, S है आपका बचत, और ध्यान दीजिए Y क्या है आपका, आय है। F देखिए, F क्या है आपका, है फलनात्मक संबंध। क्या है, Y क्या है आपका, फलनात्मक जो है आपका संबंध है। ये ध्यान रखना है, इस पे ध्यान देना है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें आपका बचत फलन की समीकरण, देखिए है इकोनॉमिक्स लेकिन चलता पूरा मैथ सिस्टम पर है, ध्यान देना है। तो ये होगा आपका S बराबर माइनस का S बार इक्वल प्लस में M S P प्लस बाय। ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका सूत्र होगा। इस सूत्र को मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए। प्रश्न पूछ लेता है परीक्षा में कि बचत फलन की समीकरण निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आपको अगर वो समीकरण पूरी पता होगी तो आप इस समीकरण के माध्यम से आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से आपका देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि बचत फलन की समीकरण क्या होती है, क्या सिस्टम है। इन सारे चीजों को हम लोग आपका स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं। तो चैप्टर की हर एक चीज को हमने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उसको समझा है, उसको लिखा है समीकरण बेस में अपने नोट्स के रूप में, ताकि हम लोग अगर आपका ऑब्जेक्टिव बने
डेफिनेशन के रूप में बने, लॉन्ग लिखना हो, शॉर्ट लिखना हो, सॉल्यूशन भी आए तो हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर सकें, उसको समझ सकें। ऐसी मेरी उम्मीद रही है चैप्टर से। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने इस लेक्चर को घर पर जाकर एक बार अवश्य रिवीजन कीजिए। कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपना प्रश्न, अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। और बच्चों, बस मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि आप अपने कोर्स को रिवीजन करना आपका प्रारंभ कर दें, क्योंकि आपकी परीक्षा निकट है। आप अगर रिवीजन कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।